नमस्कार दोस्तों रिसेंटली आपने सुना होगा कि जो शेख हसीना है वो वापस बांग्लादेश लौटना चाहती हैं और उन्होंने इसके बारे में अनाउंसमेंट भी कर दिया है कि दिसंबर में वो लौटेंगी। असली सवाल यहाँ पर यह है कि क्या बांग्लादेश अपनी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को एक्सेप्ट करेगा और करेगा तो किस तरीके से करेगा। क्या यहाँ पर उनके ऊपर बहुत सारे मुकदमे चलेंगे, क्या उनको हमेशा के लिए जेल में डाल दिया जाएगा, वो जो सारे सिनेरियोज हैं और अभी हो क्या रहा है और अभी तक उनका क्या क्या इशू था बांग्लादेश के अंदर जिसकी वजह से ये सारे मुकदमे चल रहे हैं, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं कि स्टडी आईक्यू पर हमारा जो फ्रीडम डे सेल है, जहां पर हम हर साल 15 अगस्त के मौके पर सबसे बड़ा डिस्काउंट लेकर आते हैं। मतलब अगर आपको यूपीएससी का कोर्स लेना है, इससे अच्छा मौका नहीं मिलने वाला, क्योंकि यहां पर 79% फ्लैट डिस्काउंट प्लस डबल वैलिडिटी आपको दी जा रही है। जो भी वैलिडिटी है वो ऑटोमेटिकली डबल हो जाएगा। तो अगर आपको कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है बैच को लेकर, चाहे वो मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज, जो भी आपको जानकारी चाहिए, ये फोन नंबर दिया है, इस पे कॉल करिए, डायरेक्टली आप ले सकते हैं, लिंक कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। यूज करिए कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हुआ क्या है। देखिए यहाँ पर क्या है ना कि 2 साल हो चुका है ऑलमोस्ट, इनफैक्ट उससे ज्यादा ही हो चुका है, क्योंकि 2024 में अगस्त के महीने में 5 अगस्त को उनको जाना पड़ा था बांग्लादेश से और यहाँ पर भारत वो आई थी। और उसके बाद यहाँ पर अब उन्होंने रिसेंटली अनाउंस किया है कि वो बांग्लादेश लौटेंगी और उनको ये बात पता है कि बांग्लादेश जाने के बाद उनके ऊपर काफ़ी कुछ हो सकता है, तुरंत अरेस्ट हो सकती हैं, इवन डेथ पेनल्टी जो है अनाउंस किया गया वो तक हो सकता है, लेकिन स्टिल उनका कहना है कि मैं वापस जाऊंगी। खैर यहाँ पर जल्दी से मैं आपको एक बार टाइमलाइन बता देता हूँ। शेख हसीना प्राइम मिनिस्टर बनी थी 2009 में। वैसे वो 1996 से आई थिंक 2001 तक भी प्राइम मिनिस्टर थी, जब पहला टर्म था, लेकिन जो सबसे लंबा टर्म चला उनका 2009 से 2024 तक, लगभग 15 साल का ये पूरा उनका टर्म था। और आवामी लीग जो सरकार है वो पावर में थी एक प्रकार से। फिर उसके बाद चीजें बदलने लगती हैं। जुलाई से लेकर अगस्त के बीच में मैसिव स्टूडेंट लेड प्रोटेस्ट होता है और कहीं ना कहीं 5 अगस्त को जिस तरह का सिचुएशन बना था वहां से उनको जाना पड़ता है। खैर सवाल यहां पर यह आता है कि ये जो पूरा 15 साल का कार्यकाल था, क्योंकि आपको कई लोग एकदम पॉजिटिव बताते हैं चीजें कि शेख हसीना के अंदर में ये चीजें हुई, और कई लोग काफी नेगेटिव भी बताते हैं। तो यहां पर था क्या, उनका जो पूरा रूल था शेख हसीना का 15 साल का, उसमें दोनों चीजें आपको देखने को मिलेंगी और काफी कॉन्ट्रास्टिंग है। सबसे पहला इकोनॉमिक सक्सेस की अगर हम बात करें तो यहां पर बताया जा रहा है कि वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज बन गया था पूरे एशिया में, और उनका जो ग्रोथ है बांग्लादेश का 6 से 8% सालाना आपको देखने को मिल रहा था। फिर उसके बाद गारमेंट इंडस्ट्री काफी फ्लरिश कर रही थी। इनफैक्ट आप देखोगे तो बांग्लादेश बिकेम दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट गारमेंट एक्सपोर्टर, सोचिए चाइना के बाद से। एंड रेडीमेड जो गारमेंट है वो एक बैकबोन बन गया बांग्लादेश की इकोनॉमी का। इसके अलावा बताया जाता है कि उनके टर्म में मिलियंस ऑफ लोगों को पॉवर्टी लाइन से ऊपर किया गया। एक्सट्रीम जो पॉवर्टी है वो काफी कम हो गई। और इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर रेवोल्यूशन ये काफी तेजी से आया। कई सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, वो पद्मा ब्रिज है, मेट्रो रेल है, वो उन्हीं के कार्यकाल में आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा बताया जाता है कि वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर काफी फोकस हुआ। यहां पर बांग्लादेश बिकेम अ ग्लोबल सक्सेस स्टोरी, चाहे वो फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन है, माइक्रो फाइनेंस है, गर्ल्स एजुकेशन है। इसके अलावा सोशल जो इंडिकेटर्स होते हैं, चाहे वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इन्फेंट मोर्टेलिटी, इन सब में भी साउथ एशियन कंट्रीज को बांग्लादेश ने सरपास कर दिया। तो काफी बड़ी बात थी बांग्लादेश जैसे देश के लिए यहां पर इस तरह के अचीवमेंट ले आना। यहाँ पर जो पैसा है, जो रिसोर्सेज हैं, उसका कंस्ट्रेंट होने के बावजूद उन्होंने काफ़ी कुछ अचीव किया, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन यहाँ पर उनके ऊपर बहुत सारा क्रिटिसिज्म भी होता है। जो क्रिटिसाइज करते हैं वो कई आरोप भी उनके ऊपर लगाते हैं। सबसे पहला तो उनका आरोप ये है कि देखिए जो डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग है वो बांग्लादेश में देखने को मिली। अपोजिशन पार्टीज का क्लेम यह है कि इलेक्शन सही तरीके से नहीं कराया जा रहा था। बार बार शेख हसीना पावर में आ जा रही थी और यहाँ पर जो अपोजिशन लीडर्स हैं उनको अरेस्ट कर लिया जाता था। तो ऑब्वियस सी बात है उनको चैलेंज करने वाला यहाँ पर कोई नहीं था। फिर इसके अलावा मीडिया के ऊपर काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस लगाया जाता था, सेंसरशिप किया जाता था, डिजिटल सिक्योरिटीज लॉज लाए गए थे जिसको काफ़ी क्रिटिसाइज किया जा रहा था बांग्लादेश में। इसके अलावा ह्यूमन राइट्स को लेकर काफ़ी कंसर्न था कि यहाँ पर अचानक से लोगों को डिसअपियर कर दिया जाता था, यहाँ पर डिटेन कर लिया जाता, अरेस्ट कर लिया जाता, कस्टोडियल टॉर्चर होते थे। तो ह्यूमन राइट्स के कई सारे सवाल उठने लग गए। फिर पॉलिटिकल सेंट्रलाइजेशन, मतलब सारा का सारा पावर प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में, आवामी
लीग के जो लीडरशिप है, हर एक चीज़ आपको शेख हसीना के अंडर में देखने को मिलेगी। तो ये सारे क्रिटिसिज्म उनके ऊपर आते हैं। लेकिन अल्टीमेटली होता क्या है कि आप पावर में बने रहते हो, लेकिन धीरे-धीरे कुछ ऐसा समय आता है जब वो ट्रिगर पॉइंट बन जाता है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि वही सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, लेकिन वो एक ट्रिगर की तरह काम करता है और अल्टीमेटली आप देखोगे इमीडिएट जो कॉज़ था, जो अपराइजिंग हुई 2024 में जुलाई से अगस्त के बीच में, वो था गवर्नमेंट जॉब कोटा सिस्टम को लेकर। जो स्टूडेंट्स हैं वो डिमांड कर रहे थे लगातार कि मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट होना चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। तो इनिशियली ये जो डिमांड था वो कोई एंटी गवर्नमेंट जैसा नहीं था, लेकिन वही होता है ना कि उसका फ़ायदा बहुत से लोग और उठाने लग जाते हैं और पुलिस को यहाँ पर जो प्रोटेस्टर्स हैं उनके ऊपर कुछ एक्शन भी लेना पड़ा और इसको देखते हुए जो डिमांड है वो और भी काफ़ी बड़ा हो गया। ये कहा गया कि जो डेमोक्रेसी है, अकाउंटेबिलिटी है, रेजिग्नेशन है हसीना का, वो सारी चीज़ें हमें चाहिए और ये पूरे बांग्लादेश में तेज़ी से फैलने लग गई और अल्टीमेटली इसको देखते हुए बड़े स्तर पर सिक्योरिटी क्रैकडाउन किया गया। गवर्नमेंट ने अपना फोर्स लॉन्च किया, जिस तरह से जो प्रोटेस्टर्स थे उनके ऊपर लाठियां चलाई और गोलियां तक चली। इनफैक्ट आप देखोगे यूएन का जो एस्टिमेट है उसमें बताया जा रहा है कि ये जो पूरा प्रोटेस्ट हुआ था 2024 में बांग्लादेश में अपराइजिंग हुई थी, 1400 से ज़्यादा लोग मारे गए थे और कहीं न कहीं यही एक कारण बना, ये जो पूरा प्रोटेस्ट हुआ था ना, ये एक बेसिस बन गया जिसकी वजह से शेख हसीना के ऊपर केसेस चले हैं बांग्लादेश के अंदर। खैर अल्टीमेटली होता क्या है कि ये पूरे अपराइजिंग के बाद जो गवर्नमेंट है उस शेख हसीना की कोलैप्स हो जाती है और यहाँ पर इनफैक्ट आपको याद होगा जिस तरह का दृश्य देखने को मिला था, गण भवन जो शेख हसीना का रेसिडेंस है जहाँ वो रहती थी, वहाँ पर लोग पहुँच गए थे, उनके रूम में एंटर कर गए थे और 5 अगस्त को सिचुएशन इतनी भयानक हो गई थी कि शेख हसीना को वहाँ से भागना पड़ा। आर्मी ने बोल दिया था कि हम आपको नहीं बचा सकते और इसीलिए आप देखोगे तो ये पूरा सिचुएशन आपको तब तक देखने को मिलता है। अच्छा, बांग्लादेश के अंदर काफ़ी बदलाव होता है। आप सब जानते हैं शेख हसीना के जाने के बाद एक इंटरिम गवर्नमेंट अरेंज किया जाता है, मोहम्मद यूनुस, और मोहम्मद यूनुस के ऊपर भी अगर आप देखोगे तो बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं और मोहम्मद यूनुस के बाद जाने के बाद आप सब जानते हैं इलेक्शन होता है और तारिक रहमान जो बीएनपी पार्टी है वो यहाँ पर जीत कर आती है, तारिक रहमान प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। तो यहाँ पर हो क्या रहा है ना कि शेख हसीना के ऊपर कई केसेस चलाए गए। मतलब जो मैंने आपको बताया ना, जो पूरा प्रोटेस्ट हुआ, जो क्रैकडाउन हुआ बांग्लादेश के अंदर 2024 में, उसको लेकर पूरा केसेस चला। अब देखिए शेख हसीना के ऊपर आरोप क्या क्या लगाए गए। एक तो पहला आरोप मर्डर का, मतलब जो भी प्रोटेस्ट में डेथ हुआ था उसका सारा जो जिम्मेदारी है वो शेख हसीना के ऊपर डाला गया। फिर इसके अलावा क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी का आरोप लगाया गया। बांग्लादेश की जो इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल है उन्होंने आरोप लगाया कि जो एक्सेसिव फोर्स का इस्तेमाल हुआ था वो सिविलियंस के खिलाफ किया गया है, जो कि गलत है। इसके अलावा अब्यूज ऑफ स्टेट पावर, इन्वेस्टिगेशन में इलीगल डिटेंशन, एनफोर्स डिसअपियरेंसेज, मिसयूज ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेज, ये सारे आरोप लगाए गए। करप्शन के यहाँ पर आरोप लगे। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिली शेख हसीना के ऊपर जो आरोप लगे और अल्टीमेटली आप देखोगे तो यहाँ पर बांग्लादेश बार बार भारत को ये कह रहा था, चेतावनी दे रहा था कि आप शेख हसीना को एक्स्ट्राडाइट करिए, वापस भेजिए। इनफैक्ट आपने देखा होगा एक सवाल ये भी आया था कि भारत और बांग्लादेश के बीच में एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी है कि यहाँ पर जैसे मान लो कोई टेररिस्ट वगैरह बांग्लादेश में पकड़ा जाता है तो भारत जो है वो उसको वहाँ से ला सकता है, बांग्लादेश को वो भेजना पड़ेगा भारत में। तो इस तरह के जो ट्रीटी है उसका हवाला देकर बांग्लादेश में जो मोहम्मद यूनुस की सरकार है वो यही कह रही थी कि शेख हसीना को आप वापस करिए। लेकिन यहाँ पर देखिए ट्रीटी में एक बहुत ही स्पष्ट तरीके से ये डिस्टिंग्विश किया गया था कि यहाँ पर अगर पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशन किसी का होता है, अगर सही से ट्रायल नहीं चलता है, ह्यूमन राइट्स का मामला है, तो हम उस पर्सन को एक्स्ट्राडाइट नहीं करेंगे। तो भारत ने कहीं ना कहीं इसी का हवाला दिया कि एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी का मतलब ये नहीं कि आप जिस पर्सन को भी मांगोगे हम आपको सौंप देंगे। और जाहिर सी बात है शेख हसीना और भारत के बीच में जो रिलेशन है वो काफ़ी बेटर थे और भारत ने भी एक प्रकार से उस समय मदद की शेख हसीना की, आप भारत में रहिए, क्योंकि और कोई देश लग नहीं रहा था कि यहाँ पर शेख हसीना की मदद करने के लिए रेडी है। तो खैर जो भी है ये सारी चीज़ें चल रही थी। असली सवाल ये है कि क्या बांग्लादेश अब शेख हसीना को एक्सेप्ट करेगा? अगर मान लो शेख हसीना वापस लौटती हैं तो यहाँ पर क्या क्या हो सकता है? देखो सवाल ये है कि शेख हसीना अभी क्यों लौटना चाहती हैं, क्योंकि ये बड़ा सवाल आता है। अभी तक बांग्लादेश बार बार कह रहा था तो वो नहीं लौट रही थी, अभी क्यों? सबसे पहला पॉलिटिकल सर्वाइवल। अल्टीमेटली क्या होता है ना कि जब आप बहुत लंबे समय के लिए एग्जाइल में चले जाते हो, आप दिखते नहीं हो, तो धीरे धीरे लोगों की जो मेमोरी है उससे आप फेड होते जाओगे। लोग आपको याद करना बंद कर देंगे और डरपोक कहेंगे कि आप चले गए, आ नहीं रहे हो वापस। तो कहीं ना कहीं अगर आपको सर्वाइव करना है पॉलिटिक्स में तो आपको रेलेवेंट रहना पड़ेगा।
तो इसीलिए एक बड़ा ये हो सकता है ऑब्जेक्टिव कि शेख हसीना वापस लौटें, और जो सपोर्टर्स हैं, अभी बहुत बड़ा सपोर्ट बेस है शेख हसीना के लिए बांग्लादेश में, इसलिए वो पॉलिटिकल सर्वाइवल का सवाल है। फिर दूसरा अवामी लीग, उनको सर्वाइव करना है, उनको बचाना है, क्योंकि यहाँ पर अवामी जो लीग है पॉलिटिकल पार्टी, उसके ऊपर बैन लगाया गया कि आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते। तो अवामी लीग है ही तभी तब जब तक शेख हसीना जो है उसकी लीडर रहेंगी। तो शेख हसीना अगर लौटती हैं तो फ्यूचर जो है वापस से हो सकता है, यहाँ पर जो अवामी लीग है वो वापस से लोगों के सामने आ जाए और उसको वापस से सपोर्ट मिल जाए। इसके अलावा शेख हसीना चाहती हैं कि जो पूरा सपोर्टर्स हैं उनको वापस से मोबिलाइज किया जाए। और यहाँ पर चैलेंज टू द गवर्नमेंट, मतलब उनका आर्गुमेंट यह है कि जो करंट एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी अथॉरिटेरियन है, पॉलिटिकल विंडिक्टिव है, इकोनॉमिकली इनइफेक्टिव है। तो ये सारी बातें शेख हसीना इस समय कर रही हैं। और सवाल देखो ये भी है कि दिसंबर में क्यों जाना चाहती हैं। देखो इसका कोई ऑफिशियल लीगल रीजन तो बताया नहीं गया है, लेकिन कहीं ना कहीं स्पेकुलेशन ये है कि अभी क्योंकि 2 साल हो गए थे, राइट, और यहाँ पर 2 साल बाद कुछ ना कुछ एक मैसेज देना था बांग्लादेश में लोगों के लिए, तो मैसेज की तरह भी हो गया और ये भी कहा गया कि मैं वापस लौट रही हूँ, लेकिन अभी इमीडिएटली नहीं लौट रहे हैं, हम दिसंबर तक लौटेंगे। और ये इसीलिए हो सकता है कुछ लीगल प्रिपरेशन चल रहा हो पीछे से, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही हो, मोबिलाइजेशन, जो सपोर्टर्स होते हैं उनको मोबिलाइज करना, ताकि वहाँ की सरकार पर प्रेशर बनाया जाए कि आप जब शेख हसीना वापस लौटेंगी तो आप उनको छुओगे नहीं, मतलब आप उनको अरेस्ट नहीं करोगे। तो हो सकता है इसके पीछे एक बड़ा प्लानिंग चल रहा हो, उसके लिए एक समय चाहिए, और वो समय जुटाने के लिए शेख हसीना ने दिसंबर जो मंथ है वो मांगा है कि मैं उस समय वापस लौटूंगी। लेकिन उनके लिए लौटना इतना आसान नहीं होगा, बहुत सारे चैलेंजेस होंगे। यहां पर सबसे पहला तो यही है कि इमीडिएटली उनको अरेस्ट किया जा सकता है, जैसे ही वो एयरपोर्ट पहुंचेंगी हो सकता है उनको अरेस्ट किया जाए। सिक्योरिटी का खतरा है, प्रोटेस्ट होगा, वायलेंस होगा, क्लैश होगा उनके सपोर्टर्स और ओपोनेंट्स के बीच में। जुडिशियल प्रोसेस को लेकर सवाल उठ सकता है कि यहाँ पर जो जुडिशरी है वो कितना फेयर तरीके से उनको ट्रीट करेगी। पॉलिटिकल पोलराइजेशन बांग्लादेश में और ज़्यादा बढ़ जाएगा। और देखो यहाँ पर शेख हसीना का क्या कहना है। शेख हसीना ने पब्लिक स्टेटमेंट ये दिया कि देखो ये जो भी केसेस चले हैं मेरे ऊपर पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं, उन्होंने कोई क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी नहीं किया है। आवामी लीग को ऑपरेट करने देना चाहिए वापस से, आप उनको बैन नहीं कर सकते। बांग्लादेश हैज़ बिकम लेस डेमोक्रेटिक जब से उनको हटाया गया, एंड शी इज़ प्रिपेयर टू फेस इम्प्रिजनमेंट। जो भी लीडर होता है ना उनको रेडी होना चाहिए इस तरह की चीज़ों के लिए। लेकिन देखो क्या है ना कि अल्टीमेटली इसका असर भारत के ऊपर भी हो सकता है। एक तो सिक्योरिटी चैलेंज, अगर बांग्लादेश में वापस से इंस्टेबिलिटी आती है, वापस से लड़ाई झगड़ा होता है, तो बॉर्डर में मैनेज करना, आप जब सब जानते हैं कि बांग्लादेश में जब भी इस तरह की सिचुएशन हुई है वहां से लोग भारत की तरफ पलायन करना स्टार्ट किए हैं, तो ये हमारे लिए बड़ा खतरा हो सकता है नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए। और इकोनॉमी, यहाँ पर जो बायलैटरल ट्रेड है वो अगेन इंपैक्ट हो सकता है, कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट जो है वो इंपैक्ट हो सकते हैं, और स्ट्रैटेजिक कंपटीशन हो जाएगा। जब भी यहाँ पर चैलेंजेस बढ़ते हैं बांग्लादेश के अंदर, वहाँ पर चाइना को अपॉर्चुनिटी दिख जाती है कि कैसे यहाँ पर भारत को साइडलाइन करके खुद ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस क्रिएट करने की कोशिश किया जाए। लेकिन देखते हैं अल्टीमेटली इससे होगा क्या। जब शेख हसीना वापस लौटती हैं तो किस तरह का वहाँ पर चैलेंज देखने को मिलता है, लोग वहाँ पर किस तरह से इस डेवलपमेंट को देखेंगे। बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं आगे, लेट्स सी। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, देखो बांग्लादेश के अंदर एक ज्योग्राफिकल फीचर है। अक्सर जब भी बांग्लादेश की बात होती है तो एक टर्म यूज़ किया जाता है चार। क्या बता सकते हो ये किस चीज़ के लिए रेफर किया जाता है चार बांग्लादेश में? उसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अभी आपके पास सबसे अच्छा मौका है। स्टडी IQ पर 79% सबसे बड़ा डिस्काउंट पूरे साल भर में आपको 15 अगस्त के सेल में मिलता है। प्लस इस बार हम आपको डबल वैलिडिटी दे रहे हैं जो भी आप कोर्स लोगे, मेंटरशिप मिलेगा, टेस्ट सीरीज, रिवीजन। इनफैक्ट अगर आप चाहो तो 18 बुक्स का पूरा सेट भी हम आपको घर पर भेज सकते हैं। कोई भी अगर आपको डाउट है, प्रॉब्लम है बैच को लेकर, ये फोन नंबर दिया है, इस पर कॉल करिए, यूज करिए कोड अंकित लाइव, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।